सोच क्या है, कैसे बनती है, और कैसे शेप लेती है, कैसे गढ़ती है, और कैसे पीड़ादायी बनती है, और कैसे सोच भ्रष्टाचार कराती है, तो कैसे सोच लड़ाई कराती है, तो कैसे युद्ध कराती है। ये सोच कितनी ताकतवर है, और ये सोच है क्या। इन्हीं विषयों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जितनी भी एक्सरसाइज हो रही है, अगर मैं बलदेव जी से मुखातिब हूँ, या फिर उत्पेती जी से, या हमारे अन्य साथियों से, तो यहाँ पर सभी लोग जो जुड़े, उनके जुड़ने का उद्देश्य क्या था कि आज की जो व्यवस्थागत विसंगतियां हैं, और जो समाज की दिक्कतें हैं, वो चाहे आर्थिक तौर पर आ रही हो या किसी भी तौर पर आ रही हो, उसमें एक सोच पिछले ने एक सोच ने एक बहुत बड़े वर्ग और पूरे देश और पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिया। सोच कुछ ऐसी थी कि उस सोच की सोच थी कि हम दुनिया पे राज कैसे करें, हम सबसे धनवान कैसे बने, हम सभी को अपने कंट्रोल में कैसे लें। और इसी बीमारी से दुनिया बार बार, हर बार रूबरू हो रही है। हर बार इसका, दुनिया का वास्ता इसी सोच से पड़ रहा है। अगर रिटर्न हिस्ट्री पे बात करें तो सिकंदर से ये सोच चालू होती है। वैसे तो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन सिकंदर को इसलिए आ, बोला जाता है क्योंकि वो शायद पहला शख्स था, या उससे पहले भी शख्स हुए होंगे, मुझे नहीं मालूम, जो दुनिया को जीतने के लिए सोच लेके निकला था। और जब वो मरा तो वो एक छोटे से 6x3 के गड्ढे में गाड़ा गया। लेकिन फिर भी ये सोच जिंदा रही, और ये सोच फलती रही, फलती फूलती रही। इसी सोच को लेकर और भी बहुत सारे लोग आए। उन्होंने बड़ी मारकाट मचाई, चाहे फिर वो चंगेज खान रहा हो, चाहे वो तैमूर रहा हो, चाहे नादिर शाह रहा हो, या चाहे मोहम्मद गोरी रहा हो, चाहे गजनवी रहा हो। यही सोच थी, किसी तरह से दुनिया को कब्जा करना है, किसी तरह से सबको अपनी सोच में ले आना है, किसी तरह से वो जो उनकी सोच को चैलेंज करता है उसको खत्म कर देना है। ये एक सोच का ही सारा समस्या था। और इसीलिए इसको बैटल ऑफ माइंड भी बोला जाता है। मतलब दिमाग का युद्ध, दिमाग से उपजी हुई समस्याएं। तो आज के दौर में अगर हम बात करें, कि जो आज का दौर है, आज के दौर में भी स्थितियां वैसी ही हैं। दुनिया के कुछ चंद लोग पूरे दुनिया के संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं, पूरी दुनिया की सोच बदलना चाहते हैं, पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, पूरी दुनिया पे राज करना चाहते हैं। शायद ब्रिटिशर्स भी ऐसा ही कर रहे थे। उस समय के तरीके दूसरे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से उन्होंने पूरी दुनिया के 40% क्षेत्रफल को कब्जा कर लिया। तो ये एक सोच थी जो उनको ये सब करवा रही थी, और ये सोच ही है जिसकी वजह से आज की ये स्थिति है। आज की स्थिति के बारे में अगर मैं संक्षेप में बताऊं, तो जो बड़े उद्योगपति हैं वो छोटे व्यापारों को खत्म कर रहे हैं, खा रहे हैं। जो
बड़ी पार्टियां हैं वो छोटी पार्टियों को खा रही हैं, खत्म कर रही हैं। इसी तरह से जो शक्तिशाली है या जो धन जिसके पास है, वो गरीब को कंट्रोल कर रहा है, वो कर रहा है, अपने उसमें ले रहा है। तो ये सोच ऐसी बन कैसे गई? पहले तो शायद ऐसे नहीं थे, या थे भी तो कम थे। तो वो कौन कौन से कारण रहे कि ऐसी सोच जिसकी वजह से बनी, मजबूत हुई, और आज वो पूरी दुनिया पे हावी है। अगर हम इसको बोलें बाजारवाद, इसको बोलें भौतिकवाद, इसको बोलें अर्थवाद या पूंजीवाद, तो ये सारे जो वाद हैं जो आज हमारी दुनिया पे छाए हुए हैं और दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं, तो इन वादों से कैसे पार पाते हुए और फिर से एक अच्छी दुनिया बने, उसके लिए प्रयास हो। और वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमें लेके आगे बढ़ना है, इसी पे आज हम बात करेंगे बारी बारी से। मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ इस चर्चा में भाग लें और अपने विचार रखें। तो सबसे पहले मैं हमारे बीच में श्री जी हैं, श्री जी से शुरुआत करूंगा क्योंकि श्री जी इस पर काफी अच्छी समझ रखते हैं और काफी उन्होंने काम किया है। तो मैं श्री जी को आमंत्रित करता हूँ, श्री जी आए और ये सोच बदलने की मुहिम का हिस्सा बने। वैसे तो उसके लिए सुबह भी कार्यक्रम चलाया जाता है, लेकिन मैं पिछले 15-20 दिन से जुड़ ही नहीं पा रहा। ये अभिषेक जी, जी जी 5 दिन के साइलेंस से अभी भी जस्ट पहुंचा हूँ। खूब बारिश हो रही है यहाँ पे। जी तो अभी मैं बात करने के मूड में नहीं रहूंगा। सुबह वाले सेशन में जरूर मैं ज्वाइन करूंगा। जी जी। अभी सुनूंगा, सिर्फ सुनूंगा। अच्छा, अभी आप सुनेंगे। हाँ तो हाँ, मैं सुन रहा हूँ आमंत्रित आपकी बात। करूंगा हमारे दूसरे साथी हैं, अ, श्री महेंद्र द्विवेदी जी। आप मीडिया से हैं। मीडिया समाज को सोच देता है, और वो जो सोच है, वो सोच किसी न किसी तरह से लोगों के एक्शंस में और कार्यों में भी परिणित होती है। तो ये सोच बनाने का, सोच बदलने का और सोच सही सोच देने का, ये क्या प्रक्रिया है? थोड़ा सा बताइए कि मीडिया में किस तरह से खबरें बनती हैं, बनाई जाती हैं, छापी जाती हैं, और किस तरह से खबरों को बेचा जाता है, और किस तरह से पेड खबरें लगाई जाती हैं। थोड़ा सा बताइए मैन जी। जी सर, मैं 1 सेकंड पहले ही जुड़ा हूँ। और आपने चूंकि प्रश्न किया है, और जहाँ बात है कि पत्रकारों की कार्यप्रणाली की जहाँ बात हो, क्योंकि जी पत्रकारिता एक अपने आप में मिशन है ना। क्योंकि समय के बढ़ते प्रभाव और औद्योगिकरण और बड़े आर्थिक घरानों के चलते इसमें भी थोड़ी बहुत दुस्ता आ गई है। लेकिन आज भी हम्म अनेक अनेक पत्रकार ऐसे हैं जो पत्रकारिता को मिशन के रूप में कार्य कर रहे हैं। देश में देश में लगभग 40,000 से 50,000 छोटे बड़े मजले पेपर निकलते हैं। और यह रोग, जो बेईमानी का रोग है, वह बड़े मीडिया घरानों में तो लग गया है, लेकिन छोटे जो 2 पेज के, 4 पेज के, 6 पेज के अखबार चला रहे हैं, वह उनमें अधिकांश लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पत्रकारिता को मिशन बना के काम कर रहे हैं और खबरों को प्रकाशित करते हैं। जहां बात चूंकि बड़े पेपरों की आ गई है, तो चूंकि जो हम और आप 5 रुपए का पेपर पढ़ते हैं, उनका चूंकि ऐसा कहना है, बड़े जो घराने हैं, मीडिया घराने, कि भाई ये पेपर 30 रुपए का पड़ता है, लेकिन हम 5 रुपए का भेज रहे हैं, हमें विज्ञापन का खर्चा आता है, छपाई का, कर्मचारियों का, अन्य। तो कहते कहाँ से एडजस्ट करें।
तो विज्ञापन से एडजस्ट करना पड़ता है, अन्य साधनों से करना पड़ता है और राजनीति के माध्यम से करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो मैनेज खबरें हैं, जो देश समाज और राष्ट्र के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं, तो जब से यह मीडिया में बड़े घराने, औद्योगिक घरानों ने इंटरफियर करना शुरू कर दिया है, राजनेताओं ने इंटरफियर करना शुरू कर दिया है, तब से पत्रकारिता, चूंकि जो मिशन था, लोगों की सेवा करने के लिए एक भाव था, उसमें गिरावट आने लगी है। हमें वो समय भी भाई साहब याद है, आज से 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूं, कि एक शहर का पत्रकार हुआ करता था, तो आम जनमानस उससे अपने घर परिवार की बातें करता था, अपने घर में क्या समस्याएं चल रही हैं उसको शेयर करता था, क्योंकि उसे एक पत्रकार पर विश्वास होता था कि यह पत्रकार हमारी मदद करेगा और हमारी बात को उचित मंच पे ले जाएगा और उसका निराकरण कराएगा। लेकिन वर्तमान समय में स्थिति ये हो गई है, अगर दो, मतलब चूंकि कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वर्तमान समय में ये स्थिति हो गई है कि दो शरीफ व्यक्ति अगर किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं और कोई पत्रकार बीच में पहुंच जाए, तो बात लोग कहीं की होती है और कहीं की करने लगते हैं। तो ये 10% जो गंदगी आई है, जो 10% औद्योगिक घरानों के कारण जो गंदगी आई है, उसका ये परिणाम है। बाकी पत्रकारिता आज भी जो चल रही है, 90% ईमानदारी की चल रही है, ठीक दिशा में चल रही है, समाचारों को प्रकाशित किया जा रहा है, लोगों की आवाज बन रहे हैं, ठीक है ना। तो लेकिन इन 10% लोगों ने आकर बहुत गंदगी मचा दी है। जी है, क्योंकि मैं बात, चूंकि आपकी सुन नहीं पाया था पूरी, एक आपने प्रश्न पूछा उसके 1 मिनट पहले ही आया हूं, लेकिन मैंने अपनी मन की पीड़ा बताई, जो लोग कहते हैं कि आजकल पत्रकारिता को क्या हो गया है ना। तो पत्रकारिता का में जो दूषित पन आया है, वह औद्योगिक घरानों के इंटरफियर से आया है। धन्यवाद। धन्यवाद महेंद्र जी। आपने पत्रकारिता के विषय में काफी महत्वपूर्ण बातें बताई। तो ये तो हो गई मीडिया की बात। मीडिया में भी प्रिंट मीडिया का पक्ष आपने रखा। इसी में अन्य मीडिया भी आती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आती है, उसका भी एक पक्ष है। उनका भी ये कहना होता है कि इतना महंगा है एक न्यूज़ चैनल चलाना, कि उसको चलाने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ती है, हमें पेड प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ती है और बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो एक तरह से सभी ने अपने अपने एक्सक्यूजेस ढूंढ रखे। एक पत्रकार सज्जन ने ये भी बोला, कहने लगे कि भाई हम उस दौर में आ गए जो जब कोई भी व्यक्ति फ्री में ही न्यूज़ पढ़ना चाहता है, देखना चाहता है। तो जब वो फ्री में देखेगा, पढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं से पैसा तो जुटाना पड़ेगा। और वो पैसा जुटाया जाएगा तो उसमें फेयर और अनफेयर मीन कोई भी होगा, कोई भी माध्यम होगा, और वो जुटाया जाएगा। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की बात है। सोशल मीडिया पे थोड़ी बात करते हैं। सोशल मीडिया, क्योंकि आज का जो विषय है, वो विषय सिर्फ और सिर्फ मीडिया से जुड़ा नहीं है, सोच से जुड़ा हुआ है और बृहत जन जागरूकता से जुड़ा हुआ है। किस तरह से हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक आ, आ, करें, उससे जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो हैं, हमें उस चश्मे से भी देखने की आवश्यकता है। अब बात आती है, यहीं से बात शुरू करते हैं, अपने इसी कार्यक्रम से बात शुरू करते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, सभी ने अपने अपने समूह बनाए,
उसके लिए प्रकृति जी ने भी सहमति दी, मैन जी ने भी सहमति दी, अन्य साथियों ने भी समूह बनाए। जब कोई विषय है, कोई चर्चा है, कोई कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम की सूचना आगे नहीं बढ़ रही है, उस सूचना को आगे ही नहीं बढ़ाया जाता है, तो जागरूकता कैसे आएगी? एक बहुत छोटा सा विषय है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग सोचना कि आप सभी लोग 50-50, 100-100, 200-200 ग्रुपों में जुड़े हुए और कुछ एक ऐसा कार्यक्रम या ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जहां पर जिनके बारे में अन्य सभी को भी जागरूक करने की आवश्यकता है, लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, तो इसको एश्योर करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर किसी एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है, किसी एक व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी है या सामूहिक जिम्मेदारी है? ये प्रश्न आप सभी से है। मेरा प्रश्न ये श्री जी से भी है, ये नयन द्विवेदी जी से भी है, ये जीवन चंद्र सेठी जी से भी है, दीपक अग्रवाल जी से भी है, भास्कर जी से भी है, पाटिल जी से भी है, सभी से है। अभिषेक जी, कहीं मैं ना कहीं सोशल, नहीं अगर नहीं, एक, अभी जवाब जवाब नहीं चाह रहे हैं, थोड़ा सुनिए आप इसको। जवाब आप लेंगे, हम इसको लेंगे। सोशल मीडिया इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि आज की डेट में 73 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। 73 करोड़ लोगों के पास, मतलब देश की जितनी जनसंख्या है उसमें से 50% से ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन है। बाकी तो उसमें से 30% के करीब बच्चे ही हैं, तो वो क्या रखेंगे, और 15-20% ही लोग बचते हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। बाकी सभी के पास स्मार्टफोन पहुंच चुका है, क्या औरत क्या मर्द, स्मार्टफोन सभी लेके घूम रहा है। और जब हम समाज बदलने का दम भरते हैं या प्रयास करते हैं या कोशिश करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि एक तो होता है कि कोई सूचना देना, लेकिन सूचना से जो भी चीज होती है कि उनको शामिल करना, उसमें जोड़ा जाए, चर्चा में जोड़ा जाए, विचारों को लिया जाए और दिया जाए। ये क्या होता है, ये टू वे कम्युनिकेशन होता है और टू वे कम्युनिकेशन ज्यादा प्रभावी होता है लोगों को जोड़ने में, लोगों को दिशा देने में, लोगों को प्रोत्साहित करने में और लोगों को एक व्यवस्था में, एक व्यवस्था के साथ लेके चलने में उससे आसानी हो जाती है। तो ये सारे विषय जो हैं, ये सारे विषय ऐसे जुड़ते हैं आके कि हम देश के लिए, समाज के लिए कितनी भी अच्छी बात कर लें, लेकिन हमारा व्यक्तिगत आचरण क्या है, बात यहाँ पर आकर रुक जाती है। हम कितनी भी अच्छी बात कर लें, हम बोलें कि हम समाज को जागरूक कर रहे हैं, जगा रहे हैं, लेकिन कैसे हम उसको, वो पैरामीटर क्या है, वो उसका बैरोमीटर क्या है, वो पहचान क्या है कि हम मान लें कि आप जगा रहे हैं? ये विषय मास अवेयरनेस का है, जन जागरूकता का है, बृहत जन जागरूकता का है और बहुस्तरीय बृहत जन जागरूकता का है। बहुस्तरीय इसलिए क्योंकि जन जागरूकता में भी स्तर होते हैं। उनको राजनीतिक तौर पे भी जागरूक बनाना है, उनको सामाजिक तौर पे भी जागरूक बनाना है, उनको अ, आर्थिक तौर पे भी जागरूक बनाना है, उनको धार्मिक आध्यात्मिक तौर पे भी जागरूक बनाना है, उनको शैक्षणिक तौर पे भी जागरूक बनाना है, उनको नैतिक तौर पे भी जागरूक बनाना है, उनको बौद्धिक तौर पे भी जागरूक बनाना है। कैसे बनेगा? हर कोई तो आर्टिकल नहीं पढ़ सकता, लेकिन हाँ, जब हम उसको, या तो हम ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाने की स्थिति में आ जाएं कि वहां पर लोग हर रोज आ, विद्वानों के साथ उठना बैठना चालू करें, वो तो समाज हम खो चुके। तो अब नए तरीके से कैसे किया जा सकता है? नए तरीके से इस डिजिटल तरीके का इस्तेमाल करके करने का प्रयास किया जा रहा है, और वो भी तरीका कारगर इसलिए नहीं हो बन पा रहा है क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मिसिंग हो जाती है।
लेते नहीं है जिम्मेदारी। मैं थोड़ी सी कुछ एक कड़वी बातें बोल रहा हूँ, लेकिन आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ बातों से नहीं काम चलने वाला, और बातों से आगे बढ़ना पड़ेगा। उसको अपने एक्शंस में, अपने हैबिट में, अपने दिनचर्या में लाना होगा, तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। और ये बहुत आवश्यक है, ये इतना आवश्यक हो गया है, ये उस दौर में हम हैं कि अगर हम विफल होते हैं तो शायद हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो एक तो ये प्रश्न पूछेगी ही कि हमने कितने मेहनत से अपना काम किया था। क्योंकि जो नहीं कर रहे हैं वो तो ये बोल देंगे कि हम कर ही नहीं पाए, हमारी समझ ही नहीं थी। लेकिन जिनकी समझ थी उन्होंने क्या कर लिया। इसलिए ये बस विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं और सभी के अपने अपने विचार हैं। विचारों को कैसे आगे बढ़ाना, इसी पे बात कर रहे हैं, ताकि लोगों की सोच बदले, सोच सकारात्मक हो। और लोग अगर ग्राम स्तर पर और वार्ड स्तर पर सामूहिक और संगठित नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको डिजिटली संगठित कैसे किया जाए, उसका ये प्रयास है। तो इस प्रयास को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे जन जागरूकता बढ़े, ये सारे विषय हैं जिनको लेकर आज का चर्चा है। और कुछ सॉल्यूशन भी इसके बनाए गए हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। मैं आग्रह करूंगा मदन लाल जी से कि मदन लाल जी, जन जागरूकता का महत्व और आवश्यकता और अभी की समस्याएं, इस पे थोड़ा सा आप अपना विचार रखिए। आदरणीय मदन लाल जी, हिमाचल प्रदेश। मेरी तरफ से सबको प्रणाम। और आप जो कुछ भी इस वेबिनार के द्वारा हम जितने भी जुड़े हुए हैं, सब महानुभाव हैं, सबके अपने अपने विचारधारा है, लेकिन सब जो है समाज के लिए और समाज के उत्थान के लिए और प्रदेश के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा कि सभी की भागीदारी निश्चित है और सुनियोजित है, क्योंकि हर जो भी हमारे साथ हैं जुड़े हुए हैं, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि ऐसा मौका सभी को नहीं मिलता है। तो मैं तो देखो, मैं तो अभी गौवंश के प्रति समर्पित हूँ और हिमाचल प्रदेश में 187 के करीब गौवंश का मैं संरक्षण कर रहा हूँ। और इसमें वर्मी कंपोस्ट का भी प्रोडक्शन हो रही है। इसमें हिमाचल में जो है जैविक खेती के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और जो बंजर जमीनें हैं, उन जमीनों में पौधा रोपण का भी पीछे काफी काम हुआ। बरसात भी यहाँ हिमाचल में बहुत ज्यादा हुई, लेकिन फिर भी लोगों ने अपने उमंग और उत्साह के साथ पौधा रोपण किया। और सब ने अपने माँ के नाम से, किसी ने अपने पिता के नाम से, किसी ने अपने भाई के नाम से पौधा रोपण हुआ है। और बड़ा अच्छा, जो कि ऐसी भूमि थी जिस भूमि का कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा था, उन जगहों पर जाकर के, पहाड़ी इलाके में जाकर के पौधारोपण हुआ है। तो क्योंकि पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो ना हर साल वन महोत्सव का उपक्रम करते, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा हिमाचल प्रदेश में जो मदन जी, हम जी, क्या विषय पे बात नहीं कर सकते क्या? हाँ जी, हाँ जी, आज का जो विषय है हाँ, आज का जो विषय जो है, इस वो, विषय, हाँ हाँ, बताइए हाँ, थोड़ा, बताइए। मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ कि उस विषय पे क्या हम बात नहीं कर सकते? ने बात आज कर का जो सकते हैं। विषय है कि जी, सोच कैसे बदली जाए, और सोच कितनी प्रभावकारी होती है, और सोच से क्या क्या खतरे हो सकते हैं, एक हाँ, खतरनाक ठीक ठीक, सोच से क्या क्या खतरे हो सकते हैं। इस पे बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। सा आपके विचार हम सुनना चाह रहे हैं। इसमें ऐसा है कि देखो, जितने हम पॉजिटिव में रहेंगे ना, पॉजिटिव रहने से हमारे क्या विचार भी, हमारे जो वाइब्रेशन जो है, लोगों को, दूसरे को भी
अच्छा जाएगा और अच्छी महसूस करेंगे वो। तो ऐसा कि इस समाज में बहुत कुरीति हो चुकी हैं। मोबाइल्स में देखो लोग जो है जुड़े हुए हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं, स्कूलों के बच्चे उसमें जुड़ रहते हैं। तो इसमें ऐसा है कि इन कुरीतियों को हमने समाप्त करना है। ये तभी हो सकती है जब हमारी सोच दूसरों के प्रति एक अच्छी भावना लेकर हम किसी भी समाज में, किसी भी कार्यक्रम में हम जाते हैं, उनको जागरूक करते हैं या उनको थोड़ा मोटिवेशन करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे समाज में एक अच्छा जो वातावरण जो है ना, एक किस्म का जो है, एक किस्म का प्रोत्साहन जीवन जो है ना, लोगों को जीने की कला जो है ना, आर्ट ऑफ लिविंग जो है, वो हम बता सकते हैं समाज में। तो मेरे ये कि जब तक हम वी चेंज द वर्ल्ड चेंज, जब हमने आपको नहीं हम चेंज कर पाएंगे तो हम दूसरों को क्या चेंज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आज की जो ये विचारधारा जो है सबकी अपनी अपनी है, अपनी अपनी सोच है। लेकिन जब हम जितने जागरूक होकर के अपने पॉजिटिव अपने विचारों को रखेंगे तो स्वतः समाज में एक अच्छी शक्ति का उत्थान होगा। तो मेरा यही विचार है कि हमें कहीं भी जाएंगे तो लोगों को अच्छे काम के लिए उमंग के साथ उनको उत्साहित करें, तभी जो है समाज में एक अच्छा वातावरण जो हम क्रिएट कर सकते हैं। है सर, बोलिए आगे। जी। तो उत्साहित करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? उसमें ऐसे इसमें तरीके हैं कि जैसे कि एक अच्छा जो है वातावरण बनाए और जाकर पंचायतों में जो हमारे जो के प्रतिनिधि हैं उनसे मिलें, और जा करके स्कूलों में भी जो बच्चे जो है इस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ बच्चों के लिए भी मॉर्निंग असेंबली में जो है हम जा करके अपनी कुछ न कुछ विचार रखें और उनको मोटिवेशन करें। तो इससे क्या हुआ कि स्कूल के बच्चे जो है ना, और बचपन है ना, उनमें बचपन के जो होते हैं, बचपन में जो बच्चा किस चीज को पकड़ लेता है उसी में उसको वो आगे वो बढ़ सकता है। तो ऐसा है कि आज देखो बच्चे पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हैं, अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा हो रहा है। तो ऐसी बात नहीं, बच्चे भी काफी अच्छे पढ़ रहे हैं। हमारे हिमाचल में भी देखो ऐसी ऐसी लड़कियों, जज की भी अभी इसमें इंटरव्यू में पास होंगी और जज की उसमें उनको सिलेक्ट हुए, डॉक्टर्स में सिलेक्ट हुए कि बच्चे लड़कियां लड़के। तो ये सारा हमें ना जा करके ना, जब हम एक, मैं थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता हूँ, हाँ थोड़ा सा हाँ क्रिटिकल हो जाता हूँ। हाँ, ठीक 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 ठीक, ये तो देखिए, बात। जी, डॉक्टर, आज का डॉक्टर क्या है? आज का डॉक्टर एक सेल्समैन है। हाँ हाँ, सेल्समैन, ठीक ठीक, वो ठीक बात, ठीक ठीक। आज का डॉक्टर एक सेल्समैन है, तो क्यों हम छाती पीट रहे हैं कि डॉक्टर बन गए वो? हाँ हाँ और आज हाँ, का जज जो है, हर दूसरा जज चोर है। हाँ, ये भी बात ठीक है आप, य- बिल्कुल। ये अचीवमेंट है या फिर इसको हम क्या बोलें? नहीं, अचीवमेंट तो नहीं है, लेकिन समाज में ऐसा कि दो पहलुओं में इंसान को चलना पड़ता है। तो जजेस की भी तो आपको पता है वो भी अभी, है। हाँ, यही बात है। अब बात जी यहाँ से चालू होती है। जी समाज में दो तरह की सोच है। एक वो सोच है जो स्वयं के आ, आत्म सुख में और आत्म मुग्धता में और आत्म उत्कर्ष में जी रही है, या जीना ठीक सिखाती है। ठीक। और दूसरी सोच वो है जो कि उनको सेवा भाव बताती है, उनको बोलती है कि जरूरत से ज्यादा इकट्ठा नहीं करना, उनको हम्म, बताती है कि किस तरह से हमें मिल के रहना है, लोगों को संगठित रखना है। तो ये हाँ दो हाँ, सोचें हैं जो समाज में काम कर रही हैं। और काम कर रही है, ठीक जो, ठीक। हाँ, जो पहली सोच है उसने दूसरी सोच को पछाड़ दिया है, जबकि दूसरी हाँ, जो सोच है वो सही है और जो पहली सोच है वो गलत है। तो गलत है, अब जो ठीक ठीक। दूसरी सोच है उसको पहली कैसे बनाया जाए और पहली को दूसरी कैसे बनाया जाए, ये छोटी सी बात है। एक बात यहाँ निकल के आई कि ग्राम सभा में जाएं, स्कूलों में जाएं, लेकिन कोई नहीं जा सकता तो वो क्या करे? उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। चलिए ठीक है, वो नहीं जा पा रहा है तो क्या करे? जी तो जो जहां से है वहीं रहते हुए जी, ऑनलाइन भी तो बहुत सारी चीजें अच्छी कर सकता है। हाँ हाँ, ऑनलाइन में तो काफी अच्छी कर सकता है, तो कोई नहीं जा पा अब रहा वो है। ऑनलाइन में अच्छी चीजें क्या कर सकता है, ये भी थोड़ा समझने की आवश्यकता है। जी अच्छी चीजें, वो कोई किसी को पैसा नहीं दिला सकता, जी, तो
वो अपना ज्ञान जो उसके पास कौशल है वो जरूर हाँ बता सकता है कि हाँ ये हाँ उसका कौशल है, उस हाँ, कौशल ज्ञान बता का सकते लाभ, हाँ लाभ दे सकता है। और दूसरा, अगर कोई कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उस काम को और चार लोगों के बीच में आगे बढ़ा सकता है। ये हैं। दो काम तो कर ही सकता है। ये तो कर ही सकता दो काम, ठीक ठीक ठीक। हाँ, वो जी। भी उसमें भी अच्छे लोगों को ना बता करके और एक समाज में एक अच्छी जो है वो भावना जो है जागृत कर सकते हैं। ठीक ठीक, आप ठीक, आप ठीक सर। तो ये जो है, ये प्रक्रिया अगर हम लोग मिलके अपनाते हैं तो 13 लोग हैं अभी, हम 13 से 130 भी हो सकते हैं, और 130 से 260 भी हो सकते हैं। हाँ, ठीक ठीक ठीक। ये ही है विषय आज का, कि सोच को, जो अच्छी सोच के लिए और अच्छे लोगों का संगठन बनाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, उनको एक जन आ, आंदोलन, जन आंदोलन बनाना आंदोलन, चाहिए। ठीक। अभियान के तौर पे किस तरह से लेके आगे बढ़ा जाए। हम्म। और उसमें एक व्यक्ति का दायित्व तो नहीं है, फिर वो सामूहिक दायित्व आता है। सामूहिक और आत्मसमूहिक। सामूहिक दायित्व तो सबको लेना पड़ेगा। हाँ ये हाँ। है, इसी से जो है मास अवेयरनेस हो सकती है, एक बृहत आ, एक संपूर्ण जन जागरण संभव है। और जब हाँ, जन जागरण होगा तो बहुत सारे काम स्वतः हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे, और हमको शायद वहां जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जरूरत लोग नहीं स्वयं पड़ेगी। से हाँ पहले हाँ, से ही एक कर किस्म लेंगे। वो जन जागरण का टाइप का एक सब जुड़ते चले जाएंगे ना फिर। हाँ, ठीक है ठीक है, आप जी। ठीक। हम्म। तो अब इसके लिए कार्यक्रम जो है, हमारा ये जो कार्यक्रम है, इसको माँ बाप कार्यक्रम बोला जाता है। जब भी हाँ, इनविटेशन भेजा जाता है तो उसमें लिखा रहता है कार्यक्रम के बारे में पूरा, कि ये ठीक। कार्यक्रम क्या है। हम्म। ब्लॉक अडॉप्शन मास अवेयरनेस प्रोग्राम है। अब हम्म। इस प्रोग्राम को कैसे हम एक जन अभियान के तौर पे स्थापित करें, और सभी लोगों के सहयोग से, सभी लोगों के मार्गदर्शन से, सभी लोगों के अनुभवों से कैसे इसको मजबूत बनाएं, ठीक। इसको लेकर हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि पिछले 4 महीने में ब्लॉक्स और ब्लॉक्स एडॉप्शन पे ज्यादा चर्चा हुई, लेकिन हम्म। अवेयरनेस पे नहीं हुई। तो आज हम्म। अवेयरनेस को लेकर की जा रही है, और ये अवेयरनेस कैसे हर एक जिले में पहुंचे, हर और एक ब्लॉक में ब्लॉक पहुंचे, में और पहुंचे, हर हर एक एक पंचायत में गांव में पहुंचे, पहुंचे। गांव में पहुंचे। हाँ, ठीक ठीक। तो इस पर प्रयास है। तो अब मैं आग्रह करूंगा हमारे आ, अन्य साथी आदरणीय जीवन चंद्र उत्पेती जी से, कि इस पर अपने विचार रखें। चलिए, बहुत सही आपने बताया। धन्यवाद अभिषेक जी। जो अवेयरनेस की बात है, तो हम लोगों को इस पे तो कई चीजें हैं। जैसे एक जो समाज में हमको जा करके उनकी समस्याओं को देखना और उनका हल कैसे होता है, एक तो एक तरीका है। दूसरा, आपने ने कहा कि ऑनलाइन भी आजकल बहुत से प्रोग्राम होते हैं। अपने अपनी स्किल जिसके पास जो है उसके माध्यम से समाज का में एक जागृति लाई जाए कि अच्छे कामों के लिए, तो वो भी एक साधन है। और लेकिन सबसे बड़ा एक चीज यह है कि आज जो हम देख रहे हैं, जो पॉलिटिक्स की बात, जो राजनीति ही इस वक्त सबसे सशक्त मानी जाती है, क्योंकि उसके माध्यम से सारे काम हो रहे हैं। सारा समाज जो है उससे प्रभावित है। तो मेरा मानना यह है कि आज हम किसी से अगर पूछते हैं कि भाई सरकार किसकी है, वो कहता है और सरकार को कौन बना रहा है, तो जवाब मिलता है यही कि सरकार तो हमसे है, हम बनाते हैं। अब आप हम बनाते आवाज नहीं आ रहा उपपति जी का। कुछ नेटवर्क का इश्यू हो गया है, नेटवर्क का इश्यू है। प्रीति जी, प्रीति जी का कुछ नेटवर्क का इश्यू हो गया है। काट गया। हाँ, बोलूं? जी जी। जी। हेलो। हाँ, आ हाँ, रही है, अब मैं आ ये रही है। कह रहा था कि जैसे हाँ हम ये
वोट देते हैं, हम कहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी है, क्योंकि जनता से ही गवर्न है और हम मालिक हैं। लेकिन हम मालिक होते हुए भी जब हम वोट दे देते हैं तो हम हमारी कोई सुनता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों है? पहला तो ये हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए प्रत्येक जागरूक को हम पब्लिक को, प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करना पड़ेगा। अभी जो चल रहा है, हमको हमारे दिमाग में भ्रम पड़ गया है कि हम सरकार के बनाने वाले हैं। एक्चुअली हम केवल वोट डालने के लिए हैं बस। और वोट डाल के हम जब किसी पर्टिकुलर आदमी को देते हैं तो उनका प्रभाव जो होता है वो पार्टी के आदमी हो गए हो। और उसमें क्या होता है, पार्टी की राजनीति चलती है, उनके सिद्धांत चलते हैं, उनके सबको उससे बाहर नहीं निकल सकता है। यदि मेरी आवश्यकता कोई सही है लेकिन पार्टी उसको नहीं चाह रही है तो वो कभी नहीं होगा। तो हम डेमोक्रेटिक उसमें कहाँ जा रहे हैं? हमारे तो समझ में यही नहीं आ रहा है कि लोकतंत्र है कहाँ पर। अगर पार्टी में व्हिप जारी कर देते हैं, कोई उनको पास करना होता है तो डंडा लेके आप कहते हैं सबको आना है, पास करा लेते हैं। अब ये सब क्या है? ये तो डेमोक्रेटिक तरीका तो यही कहीं नहीं कहता है। तो मेरे आदमियों के मन में, दिमाग में ये लाना है पहले कि मैं उस व्यक्ति को वोट दूं, पार्टी या किसी पर भी ना जाके उस व्यक्ति विशेष को वोट दूं जो एक अच्छा करेक्टर रखता है, अच्छा आदर्श भाव है, और जो आगे चल करके अच्छा कार्य करेगा। किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, हम व्यक्ति विशेष पर ध्यान दें। और उसको ध्यान दे के अगर हम वोट करते हैं तब तो हम अपना हक भी जता सकते हैं, क्योंकि वो सही व्यक्ति है तो सही काम करेगा। यदि हमने किसी और को वोट दिया और वो पार्टी का है, और पार्टी ने, मान लीजिए, आपके अपने सिद्धांतों में चलती है, हर पार्टी अपने हिसाब से चलती है, उसमें आपकी बात सुने या ना सुने कोई जरूरी नहीं है। तो ये दिमाग में सबके लाना होगा पब्लिक के। पार्टियों में कोई नाम है, एक चल रहा है, उसके नाम पर, जैसे अभी आपने पिछले उसमें कहा था कि 15% वोट उसको ऐसे ही मिल जाते हैं पार्टी के नाम पर। अब उसमें चाहे किसी आदमी को, चाहे पढ़ा लिखा हो, अपराधी हो, जो भी खड़ा कर दो, जेल में है, वो 15% वोट पा जाएगा। बाकी जो है पार्टी और उसका मेहनत काम कर जाती है। तो जब उसे 15% वोट तो फ्री में पार्टी के मिल रहे हैं, हमारी क्यों सुनेगा वो? तो ये व्यवस्था कैसे ठीक होगी? इस पर हमको बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और इसी के लिए हमें आगे भी बढ़ना पड़ेगा और लोगों के दिमाग में ये डालना पड़ेगा कि आप लोकतंत्र में नहीं जी रहे हैं, लोकतंत्र कहीं नहीं है, आप बंदिश में हैं। आप किसी दल से प्रभावित होकर के उसी भीड़ में, चाहे आपको लालच से कर रहे हो, चाहे आपके किसी भी तरह से वो कर रहे हो, आप उसके बंधन में बच जाते हैं। और फिर आप करते हैं उससे काम की अपेक्षा, तो कतई आपकी जब समस्याएं नहीं होती तो आप उसके विरोध में चले जाते हैं। तो ये समस्या हमको सबको समझ आनी होगी और हमें भी समझनी होगी। धन्यवाद। और उसके अलावा कोऑपरेटिव का जो हम काम कर रहे हैं, ये हमारी ईमानदारी वाला काम है। जैसे गाँव का, ग्राम सभाओं को जाना, उनको देखना, उनके बारे में सोचना, वहाँ की क्षेत्रीय विकास में प्लान बनाना, और उनको अपने अधिकारों के बारे में बताना, जागरूक करना। तो ये जन जन को हम जागरूक करते हैं तो अपने आप ही वो हमारे प्रति उनकी सोच एक अच्छी होगी और हम उस पर कुछ आगे भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल ये बहुत दिक्कत की बात है, जो पार्टी दल, जो दलगत राजनीति है, पॉलिटिक्स है, इसको देखिए कैसे ठीक किया जाए। धन्यवाद। नहीं, उत्पत्ति जी, मैं इसमें एक बात जोड़ूंगा। जो हम्म, विषय है वो जन सोच में हम्म। व्यापक बदलाव हुए कि जन सोच में व्यापक बदलाव हेतु बृहत बहुस्तरीय जन जागरूकता अभियान, ये विषय है। हाँ, तो ये लाना होगा हमको इसमें ना, इसी पॉइंट पर लाना होगा। मैं आपसे कैसे? यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि कैसे? इसको हमें, हर, इसका जागरण ये है, हमको जन जन में यही बताना होगा कि साहब आप हम्म। अच्छे व्यक्ति को चुनिए, अपराधी को मत लाइए। आप कहते हैं कि साहब सरकार काम नहीं कर रही, सरकार क्या है? आप ही ने तो भेजा, आप क्यों कहते हैं काम नहीं कर रही है? आपकी गलती है, आपने उसे चुना क्यों है भाई? तो आपने अगर चुना है, सही आदमी को चुनिए आप। यही हमको तो जागृत लानी है ना, यही हमको काम करना है। जा जाके भाई आप अच्छे आदमी चुनिए, कोई पार्टी हमसे मतलब नहीं है। हम तो खुद कहते हैं, हम, हमारे कोई पार्टी है, हमारा कोई पार्टी नहीं है, हम अच्छे व्यक्ति को पसंद करेंगे चाहे किसी पार्टी का हो। तो उस व्यक्ति को विशेष को, जिसको हम वोट दे रहे हैं, उस व्यक्ति को आदर्श और एक चरित्रवान होना चाहिए। और यदि वो ऊपर जाए, ऐसे ही तमाम लोग चले जाएंगे हमारे पार्लियामेंट में या विधानसभा में, ग्राम सभा में, सभी जगह एक ही बात है, तो हमारा काम अपने आप सही होने लगेगा। तो मेरा तो यही कहना है सर। ठीक। मैं थोड़ा सा इसको और ब्रॉडर इस करता हूँ। अभियान को हम लोग एनवाल करते हैं, अब कोऑपरेटिव के माध्यम से हम एनवाल लोग को, जा रहे हैं। हम, हाँ, मैं हाँ, थोड़ा स्कूल सा में और जाते हैं स्पष्ट, सर। मैं एक दो दो नहीं, शब्द और कहता
और कहता हूँ सर, जी 2 शब्द बता दूं मैं। जैसे जी जी अभी मैंने स्कूलों को लिया, जैसे मैं स्कूलों में गया, तो स्कूलों में जा करके मैंने, भाई वहां बैठा, मैंने कहा भैया, तो स्कूल को तुम बच्चों को पहले एक आदर्श शिक्षा दो। क्या? उनको योग है, उनको वेदों के बारे में बताना है, सनातन संस्कृति है, उनकी डिसिप्लिन है, उनको कपड़े कैसे पहनने हैं। बल्कि एक जगह तो 250 बच्चे थे, तो उन बच्चों के लिए उनको साफ साफ, ये गोपाल प्रसाद जी ने, सुभाष जी ने कहा, भाई ये टाई नहीं पहनते आप ठीक से, टाई आपकी लटक रही है, आप बटन नहीं बंद करते। ये सब अगर हम धीरे धीरे जा जा के इस तरह से लोगों को एक अच्छी शिक्षा देंगे, समूह करके, तो हमारा ये अभियान सही चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी। अब मैं थोड़ा सा इसको दूसरे उस पे लाता हूँ। अभी आपसे ही मैं बात कर रहा हूँ प्रीति जी, और क्योंकि ये डिस्कशन है, परिचर्चा है, तो क्योंकि आपने विषय रखा हुआ है बहुस्तरीय, जी बहुस्तरीय सोच जी जी जी। बदलाव कार्यक्रम जो है, इसमें राजनीतिक की बात आपने कर दी, शैक्षणिक की बात कर दी, लेकिन जो समाज की सोच गढ़ता है, वो हमारा समाज को व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति देखने का नजरिया गढ़ता है, कि हम व्यक्ति को जी किस तरह से, किस नजरिए से देखते हैं। और वो नजरिया तभी उसमें स्पष्टता आती है जब आपकी समझ धर्म और अध्यात्म के प्रति, और धर्म और अध्यात्म के प्रति आपकी समझ स्पष्ट हो जाए, आपको बिल्कुल। जीवन दर्शन समझ में आ जाए कि हाँ, ये जीवन दर्शन होते क्या है और क्या इस इनका महत्व क्या है। अन्यथा लोग आपस में ही, परिवार परिवार में ही लड़ते रहते हैं, और मैं तू में ही पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। और यही समस्याओं का मूल जड़ है। अब मैं थोड़ा सा इसका महीन पार्ट लेता हूँ। एक पार्ट ये है कि वो चीजें जिनमें सरकार की आवश्यकता है, वो चीजें तो ठीक है, हम उसमें सरकार बदलेंगे, सरकार बनाएंगे, अपने लोगों को सदन के अंदर भेजेंगे और वो करेंगे। लेकिन जो दूसरी चीज है वो है, जी दूसरी चीज जो है वो ये है कि जो हम अपने स्तर पे कर सकते हैं, अपने स्तर पर क्या जागरूकता ला सकते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ चर्चा का विषय है बृहत हम्म, बहुस्तरीय जन जागरूकता। तो मतलब इसको जी अंग्रेजी में बोलें तो हाँ मासेस में मल्टी हाँ। लेवल अवेयरनेस। तो अब बृहत बहुस्तरीय जन जागरूकता के लिए हमें तो उसको धार्मिक तौर पे भी विचारवान बनाना है, उनको आर्थिक तौर पे भी विचारवान बनाना है, उसे राजनीतिक तौर पे भी विचारवान बनाना है, सांस्कृतिक तौर पे बनाना है, उसको शैक्षणिक तौर पे भी बनाना है, उसको आध्यात्मिक तौर पे भी बनाना है, आवाज नहीं आ बहुत रही साहब। बनाना है। हर हर तरीके से बनाना है। आपको आवाज आ रही है? जी। तो अब बहुस्तरीय में वो सारे स्तर इसमें जुड़ते हैं, कि वो व्यक्ति एक कंप्लीट सोच उसमें कैसे डेवलप हो, एक परिपक्वता कैसे आए। और उसके लिए आवश्यकता ये है कि वो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति उस सब चीजों को समझने के लिए समय दे, और साथ ही साथ उसकी प्रशिक्षण, उसका ट्रेनिंग सही तरीके से हो। तो ये चीजें एक दिन में नहीं बदली जा सकती। किसी भी बच्चे की सोच को एक दिन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उसको एक ज्ञान को, एक आ, चीज को, कि हाँ, झूठ बोलना गलत बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, इसको उसके आचरण में उतारने में कई बार दशकों लग जाते हैं, और कई बार तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। और लेकिन अगर ये बात वो व्यक्ति सीख जाता है और अपने आचरण में उतार लेता है, तो वो व्यक्ति समाज का भला करता है, और देश का भला करता है, और दुनिया का भला करता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये जन जागरूकता का ही पार्ट है। जन जागरूकता सिर्फ और सिर्फ बात को कह के आगे बढ़ जाने तक सीमित नहीं होती है। इसको
व्यक्ति के आचरण तक उतारने तक काम करती है, और तभी वो सही अर्थ में जागरूकता मानी जाती है। और अन्यथा ये कार्य कुछ अपूर्ण सा रहता है, और उसका अर्थ जो है वो जिन उद्देश्यों के लिए वो कार्यक्रम होता है वो उद्देश्य तक पहुंच नहीं पाता। और फिर चाहे वो आर्थिक विषय पे कार्यक्रम हो, चाहे वो राजनीतिक विषय पे कार्यक्रम हो, वो बस यूं ही रह जाते हैं। उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं कि अगर पार्टी कोई नीति नियम बनाती है और उसको कार्यकर्ता उसका पालन नहीं करता, अगर पार्टी ने कुछ पॉलिसी बनाई है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा और कोई कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी उसका पालन नहीं करते, अगर कोई कंपनी कुछ नियम बनाती है, कोड ऑफ एथिक्स बनाती है और उसका लोग पालन नहीं करते, तो ये जागरूकता, उनको मालूम है कि ये है, रूल है, लेकिन उनका अंदर का जो इनर सब कॉन्शियस माइंड है और जो उनकी ग्रीड है और जो उनकी बैड हैबिट्स हैं, वो उनको ऐसा करने से रोकती हैं। और वो लोग वही काम करते हैं जो उनकी स्वार्थ सिद्धि में मदद करता है, और वो इस वजह से गड़बड़ करते हैं। इसी से सिस्टम खराब होते हैं, इसी से व्यवस्था खराब होती है, इसी से पार्टियां खराब होती हैं, इसी से देश खराब होता है, इसी से सब कुछ खराब होता है। तो ये एक बहुत गंभीर विषय हो जाता है जब ये जानकारी से ऊपर जब इसमें काम करने की बात आती है, क्योंकि बात कह के और आगे बढ़ जाना ये शायद एक अपूर्ण जागरूकता है। इसको लोगों के आदतों में और लोगों के दिनचर्या में शामिल करा देना, वही पूर्ण जागरूकता में आएगा और वही संपूर्ण कार्यक्रम होगा। तो उस पे कैसे काम किया जाए, कैसे हम लोग, अगर ये 15 लोग हैं तो हम अपने को व्यवस्थित करें और अपने को एक समूह के तौर पर, एक आदर्श समूह को के तौर पे अन्य लोगों के प्रति, अन्य समूहों के सामने स्थापित करें। ये विषय है। तो अब मैं ये डिस्कशन को ओपन करता हूँ। कोई भी साथी अपने को अनम्यूट करके बात रख सकते हैं। अभी उत्पत्ति जी, आपको कुछ इस विषय पे कुछ बात रखनी है तो कृपया आप रखिए। हाँ जी 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 जी। मैं, आपने जो बिल्कुल सही बात कही। हम लोग 15, जो आप अभी बता रहे हैं, इतने लोग हैं, तो संख्या बहुत ज्यादा होने से काम नहीं होते हैं। जितने भी संख्या में हो, उनके विचार महत्वपूर्ण हो और उन एक संगठित रूप से वे उस पर कार्रवाई करें, तो कुछ ही लोग पूरे समाज को भी बदलने का मादा रखते हैं। इस पर कोई शक नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमको, जो कमिटेड हैं, उनको लेकर के टीम को, हमको हर जगह इस बात के लिए अपनी योजनाएं बना करके उसको कार्यान्वयन करना पड़ेगा। जा करके फील्ड में, चाहे ऑनलाइन, चाहे, इसके लिए हमें दबाव बनाना पड़ेगा। मेरी ये राय है। बहुत अच्छा आपका ये कहना है। इसी के साथ ही मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी। तो हमारे बीच में अन्य कई सारे वरिष्ठ साथी हैं। ये कुछ लोगों का माइक ऑन है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो माइक को म्यूट कर लें। और मैं अगले वक्ता के तौर पे डॉक्टर सुभाष नालंगे जी को बुलाऊंगा, और उनसे भी मेरा सेम वही प्रश्न है कि जन जागरूकता और एक बृहत स्तर पर जन जागरूकता फैलाने के लिए क्या क्या समस्याएं आड़े आती हैं, क्या क्या चीजों को होना चाहिए जिससे कि समाज थोड़ा नैतिक हो, थोड़ा संस्कार आधारित बने। और यही समाज जब सहकारिता पे जाए तो समाज का व्यवहार जो हो वो त्याग वाला हो और सहकारिता जो हो वो सफल हो। डॉक्टर सुभाष नालंगे जी। नमस्कार सभी साथियों को। आज हम लोग वर्धा गए थे और माई के पास गए। वही यही शो यही सब्जेक्ट चल रहा था कि समाज को अपन कैसी नैतिकता सिखाएंगे या कैसा समाज
सुधरेगा। इस सब्जेक्ट पे मेरे साथ 4 नागपुर कोऑपरेटिव के डायरेक्टर थे, वो ज्ञानेश्वरी के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं, तो वहाँ गए आश्रम में। और हम एक गांव में भी विजिट करने गए थे, वो गांव है रोहन खेड़ा। और उस गांव में हमने जब गौड़ाऊ गाय देखी तो उसका फोटो खींचा, तो गांव वाले बोले कि सर, ये गाय तो हमने गौशाला को दे दी, मुफ्त में दे दी। और यानी समाज को सिखाना पड़ता है कि भाई ये गाय से दूध से और इससे पैसे मत करो, इस गाय में दूध बढ़ाने की क्षमता बढ़ाओ। और समाज को ये भी सिखाना चाहिए कि इसका क्या हो सकता है। तो उन्होंने बोला क्या हो सकता है, तो मैंने बोला एक गांव में कितने घर है, तो बोले 1000 लोग रहते, 200 घर है। और कितने पशु है, तो बोले 2000 से ज्यादा पशु है गांव में। तो मैंने नेट पर बोला प्रॉब्लम आ रही है। नेट का प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं नहीं, आप बोलती रहिए, सुनाई दे रहा है। हाँ, प्रॉब्लम। तो हमने फिर गांव में बैठे वहाँ, और हम एक गणपति लेके गए थे 10 ग्राम का, और वो उनको दिखा दिया कि ये गांव में बन सकता है क्या। ये चिप 25 रुपए की मोबाइल को लगी, ये गांव में बन सकती क्या, कैसा बनाना, इसके लिए क्या लगेगा, ये हम सब देंगे, पर आप लोग करेंगे क्या। तो मैंने एक सवाल भी पूछा उनको कि ये मेरा 10 एकड़ का प्लॉट है, ये मेरे डायरेक्टर है, आवाज ये नहीं आ आपके रही। गांव के नेट दामाद आए हैं। आवाज बाकी लोगों को आ रही। हाँ बिल्कुल आ रही है, उनको आवाज ठीक आ रही मैंने। है, ठीक आ रही है। हाँ, तो मैंने बोला इस गांव में कितने यंग युवा है, तो बोले यहाँ 200 युवा है। तो मतलब 200 युवा आप जमा कर सकते क्या, बोले कर सकते, इनको रोजगार चाहिए। मतलब ये क्या क्या काम कर सकते हैं, तो बोले कुछ भी काम कर सकते हैं, आप जो सिखाएंगे वो काम कर सकते हैं। मतलब ये ट्रेनिंग के लिए विद्यापीठ में आएंगे क्या 5 दिन, तो बोले आएंगे विद्यापीठ में 5 दिन ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ के सरपंच भी आए फिर मीटिंग में। और हमने उनको ये सोचा, बोला कि भाई हम ये ऐसा कर रहे हैं कि ट्रेनिंग का प्रोग्राम, गांव में बदलाव, नए योजना। आप अपना इतना बड़ा घर है मंडला, और जानवर पशु आप बाहर बांध देते रास्ते पे, ये बराबर है क्या, इतनी जगह खाली पड़ी है। तो हर गांव में अभिषेक जी ये सिखाना पड़ेगा। गांव में बहुत ताकत है। 2000 लोग है, 2000, 1000 लोग है, 2000 पशु है। और पशु बढ़ते ही बढ़ते हैं। साल में ज्यादा ही उसका प्रोडक्शन होता है, 2000 से 3000 होते, 3000 से 4000 होते। और फिर लोग उसको बेच देते हैं। तो वो लोग बोले हमें आइडिया है इसका दूध कैसा बढ़ाना, क्या करना। लेकिन सब ये प्रॉब्लम, उनके प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम, नया चीज, उनको डेयरी का प्रॉब्लम, और प्रोडक्शन करने का प्रॉब्लम। तो मैंने बोला ये कोऑपरेटिव के माध्यम से किया तो कैसा होगा। हम 10 बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, पूरा दूध जमा करो, इसका खवा बनाओ, पेड़ा बनाओ, ये सारा ट्रेनिंग हम देंगे। उसके लिए पैसे हम देंगे, आप जगह दे दो, वहाँ हम शेड भी बना देंगे टीना का, और गोबर गैस भी लगाएंगे, गोबर भी लेंगे आपका। जब गांव में जैसा जैसा हम सब ये लेंगे बोला, तो लोग बातें बोलने लगी। तो बोले ये ऐसा गांव के लोग नहीं करते, मतलब बाहर से जो लगाते हैं ये करते। तो बाहर से लोगों ने जाकर की बदलाव करना पड़ेगा। और फिर हमारे डायरेक्टर को मैंने बोल दिया कि आप 10 एकड़ में ये प्लांट लगा दो, और यहाँ काम चालू कर दो। अपन 200 स्टूडेंट को यही की यही रोजगार देते, यही ट्रेनिंग देते। वो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वनामती डिपार्टमेंट में है। तो हम भी बहुत दिन से सोच रहे हैं कि हर गांव में जाके पहले युवा को परिवर्तन करें, और युवा को थोड़ा काम दे, अलग अलग बिजनेस दे, तो बहुत अच्छा बदलाव हो सकता है। और काम हो सकता है कोऑपरेटिव के माध्यम से। युवा की कोऑपरेटिव जल्दी बन जाती, युवा काम भी करते, और उनको जो नए नए प्रोडक्ट है, जैसे देखो हर गाँव, इतने खेड़े गांव है, हर गांव में लक्ष्मी आने वाली है अभी दीपावली को।
हमारे यहाँ तो कंपलसरी मिट्टी की लक्ष्मी आती। और हमने बोला कि ये गोबर की बनाई, तो वो बोले गोबर की बहुत डिमांड है पर बनाने वाले साँचे नहीं है। साँचे की कीमत ज्यादा नहीं है, साँचा बन सकता है, उसकी लक्ष्मी बन सकती है, जैसा गणपति बना वैसे। और ये गणपति बेचने वाली भी टीम एक तैयार कर दी। गांव में गाड़ी है, सारी चीजें गांव में उपलब्ध है, जगह है, मंदिर है। तो ये सारा बाहर का कल्चर लेके जाके ही करना पड़ेगा, कि गांव के लोग खुद आगे आके करने के लिए राजी नहीं है, उनको हर काम में डर लगता है। मैंने बोला मैं 7-6 किलोमीटर से नागपुर आता और यहाँ के लोगों को सिखाता खेती कैसे करना, बिजनेस कैसा करना, कोऑपरेटिव कैसे निकालना। देखो आज सुबह मेरे नागपुर कोऑपरेटिव थी, इसमें 4 लोग थे। और लेकिन मैंने आज शाम तक टारगेट किया कि नागपुर के अच्छे अच्छे क्रीम लोग, एग्रीकल्चर के रिटायर लोग और अच्छे अच्छे लोगों को मैंने संगठित किया। मैं आज सुबह एक सुयोग नागरिक गृह निर्माण सोसाइटी है, उसमें 12 बजे गया, वहां खाना खाया और सिर्फ एग्रीकल्चर के लोगों की 700 लोग हैं रिटायर और सारे खाली बैठे हैं। फिर मैं उनको मिला वहां जाके और उनको बोला कि अपन ऐसा ऐसा कर रहे। उन्होंने मुझे थोड़ा 15 मिनट का व्यासपीठ भी दे दिया, मेरा नंबर भी सभी ने ले लिया और सभी लोग खुश थे, काम करने में राजी थे। 5-25 लोग मेरे परिचित भी थे, मुझे जानते थे। तो वो बोले, मैंने बोला आप एक एक गांव ले लो, नागपुर ब्लॉक का या तालुका का, कौन सा आपका गांव है वो ले लो और वहां अपन बिजनेस फैला देते। तो वो सब राजी हो गए। आज मेरी नागपुर नागपुर कोऑपरेटिव में कल 5 बजे हमने मीटिंग रखी, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, और उसमें 9 लोग जुड़ गए। ऐसे लोग जुड़ गए, एक तो दूरदर्शन टीवी में है, एक बड़ा एडीओ लेवल का कृषि विभाग में है, दूसरा एक बांधकाम विभाग का है। सुभाष जी, थोड़ा सा मैं रोकूंगा आपको। हाँ, ये कोऑपरेटिव की सोच की बात हो रही है। सोच में जो गड़बड़ी है जिसकी वजह से कोऑपरेटिव इतनी बदनाम हुई, इसको कैसे सुधारना है? कैसे सोच ये सोच? अच्छे 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 लोगों की सोच अच्छी है कोऑपरेटिव के बारे में, पर कुछ लोगों को थोड़ा झटका लगा है ना, और उनको करने की मानसिकता भी नहीं है। मुझे भी ऐसे बहुत लोग मिलते कि इन्होंने जिंदगी में कुछ भी किया नहीं, कभी बाजार को भी नहीं गया और वो बातें करता है। अभी तो जो मुझे लोग मिले तो कोऑपरेटिव को हाई बोल रहे हैं, रोज बात में न्यूज देख रहे हैं और कोऑपरेटिव अच्छा ही है। महाराष्ट्र में तो मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रहा, कोऑपरेटिव में जोर से लोग आ रहे हैं और 100 लोगों के पीछे 1-2 लोग निगेटिव बोलते हैं हमें यहाँ, और बाकी लोग तैयार होते हैं और फंड डालने में भी तैयार है और काम करने में भी तैयार है। और संगठित काम भी चाहिए, जिसको जरूरत है वो काम में तुरंत आ जाता है, जिसको जरूरत नहीं वो निगेटिव बातें बोलता है हमेशा। घर में भी ऐसा होता है, अगर किसी को पिक्चर नहीं जाना तो वो निगेटिव बोलता है, पिक्चर बोगस है। पर जिसको जाना है वो जाता है। ऐसा ऐसा ही कोऑपरेटिव में हो रहा है। किसी को कोऑपरेटिव में आना नहीं, पेंशन मिल रही है, काम की जरूरत नहीं, बेटा कमाता है, तो वो निगेटिव बातें करता है। मैंने ऐसा ही भी पूछा कि आपका बेटा क्या करता है, वाइफ क्या करती है, आपको पेंशन कितनी है, तो आप निगेटिव बातें क्यों कर रहे हैं? तो वो वही लोग निगेटिव बातें करते हैं। पर जो गरीब लोग हैं वो कोऑपरेटिव में आना चाहते हैं, कोऑपरेटिव से काम मिलेगा, पैसा मिलेगा और मान सम्मान मिलेगा, ये उनको पता है। और जिनके पास सब कुछ है वो निगेटिव बातें कर रहे हैं। ऐसा मेरा एक सोच महाराष्ट्र में तो हुआ है। बाकी स्टेट में जी मैं घूम रहा हूँ, देखेंगे क्या क्या होता है। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। मदन मोहन जी, आज का जो विषय है वो विषय सोच है, और इस पर ही सभी से विचार लिए जा रहे हैं। तो मदन मोहन जी, आपने हैंड रेज किया था, आप अपनी बात रखिए। मदन मोहन जी, अब आ रही है मेरा आवाज सभी मेरी? हाँ, हाँ मेरा जी। सभी से आग्रह है हाँ, कि मैं बात अभी रखने से पहले मेरा सभी से आग्रह है, बात रखने से पूर्व जो आपको मीटिंग इनविटेशन लिंक भेजा जाता है उसमें विषय जरूर देख लिया करें। जी मदन मोहन जी। हाँ, मैं विषय भी देख रहा था और अभी सुन भी रहा था। नालागे जी ने ये कहा कि
काम करने वाले नहीं मिलते हैं। नहीं, एक तरफ नालंगी हम जी की कहते बात हैं नहीं कि करनी है, आप विषय पे बात करिए, नालंगी जी पे नहीं करिए, विषय पे करिए। विषय पे मैंने 5-6 कमेंट्स लिखे हैं चैट बॉक्स में, और मेरे ख्याल से आपकी चर्चा के अनुसार ही लिखे हैं, चर्चा की बातचीत सुनकर ही लिख रहा था, चर्चा के साथ-साथ ही। जैसे-जैसे चर्चा सुन रहा था, तो पढ़ विषय के में से सुना। विषय आ रहा था। जी, जी। तो उसको पढ़ के सुना। अब हाँ, मैं तो नहीं पढ़ पाता, शायद मैं इतना टेक्निकली नहीं हूँ कि चैट खोल भी लूँ और देख भी लूँ, हैं? फिर भी आपने लिखे हैं तो आपको तो याद है ही कि क्या लिखा है, वो बताइए। हाँ। नहीं, मैंने ये लिखा है कि आपने अभी चरित्र निर्माण की बात की थी, हैं? तो उसमें मैंने लिखा है कि एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग स्लेवरी ऑफ 1844 बॉर्न कागजी मुद्रा इंस्टेड ऑफ डूइंग द सनातन संस्कृति ऑफ सेवा त्याग। दीज ये फिर आपने लिखा था कि हम स्कूलों में जाएं, तो मैंने लिखा था कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स, ये हमको सेवा भावी कार्यकर्ताओं को, सेवकों को उन इंस्टीट्यूशंस में जाने नहीं देते। मोनोपोलिस्टिक उनकी ट्रेड प्रैक्टिसेज है, जबकि एमआरटीपी एक्ट जो है मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेज को बैन करता है। उसके बाद हमारे को आंदोलन करना है या रचनात्मक भूमिका से अपने स्वराज की प्राप्ति करनी है। इस पर भी हमारा द्वंद है कि हम आंदोलन की बात करते हैं ताकि वो जो पावर में, सत्ता में है, उनको बजाय सत्ता आई जाए। हमको सत्ता जो है अपने लोकल लेवल पर रचनात्मक कार्यों से प्राप्त करनी है, या उनकी सत्ता में भागीदारी के लिए उनको रिमूव करना है। और क्या हम इलेक्शन कमीशन को कह सकते हैं कि इलेक्शन बैलेट पेपर पर से हर पार्टी का सिंबल और नाम जो है हटाकर मेरी फोटो मेरा चुनाव चिन्ह के लिए प्रयास करेंगे, तो इन पार्टीज का जो ये भीड़ तंत्र है उससे हमें मुक्ति मिल सकेगी। और इन पॉलिटिकल पार्टीज को भारत के संविधान में मान्यता भी प्राप्त नहीं है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर भीड़ तंत्र द्वारा जनता को हाईजैक करने का एक षड्यंत्र रचा गया है। अब ये टाई की बात हो रही थी कि हम उनको टाई पहनना सिखाएं बच्चों को, तो मैं उस पे कह रहा था कि टाई कंपलसरी क्यों होनी चाहिए? हमारी सभ्यता की जो सिंप्लिसिटी की ड्रेस है, क्या उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? ऐसे ही सभी विषय जो है, जैसे जैसे मैं सुन रहा था चर्चा पे, मैं चैट बॉक्स में लिख रहा था। अच्छा हुआ कि मैं खोला, बातचीत करते करते इससे मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। और चरित्र निर्माण तभी होगा जब हम अपने लोकल लेवल पर डिसेंट्रलाइज रिलोकलाइजेशन के माध्यम से अपने फैसले खुद अपने लोगों के हित में कर सकेंगे। वसुधैव कुटुंबकम के चक्कर में हम लोग अपने देश की नीतियों को विदेशियों के हाथों बेचने का षड्यंत्र में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। जी। संपूर्णानंद जी। जी नमस्कार, सभी साथियों को मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा विचार मंथन चल रहा है और विचार के ऊपर, सोच के ऊपर आज मेरे को भी अपना वक्तव्य रखने का मौका मिला है। विचार हमारा व्यक्ति के खान पान से डेवलप होते हुए और धरातल पर उतरता है। व्यक्ति का खान पान कैसे सुधरे उसके ऊपर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम जो केंद्रित हों वो इस तरह से केंद्रित हों कि ये ग्राम स्वराज का विचार और ये अच्छी व्यवस्था, सुव्यवस्था, उचित शिक्षा की व्यवस्था, इन सब का विचार करते हुए हम मौजूदा सत्ता की नाकामयाबियों को किस तरह से अपना पक्ष रखते हुए कि हमारा ये विचार है और आज मौजूदा सत्ता इसको कार्यान्वित नहीं कर रही है, इसके ऊपर हमने कल भी चर्चा की थी कि आज के जो एक एक छोटे छोटे, और इसके साथ आज का जो टॉपिक है कि इस विचार को हम कैसे जन आंदोलन के अंदर कैसे बदलाव कर ला सकते हैं विचार के साथ, तो वो तभी संभव है जब हम
विचार की आध्यात्मिक शक्ति को हम धरातल के ऊपर भौतिक शक्ति के अंदर कन्वर्ट करेंगे। भौतिक शक्ति क्या है? भौतिक है व्यक्ति। व्यक्ति कौन है? व्यक्ति है सत्ताधारी और गैर सत्ताधारी। सत्ताधारी का जब तक हम विरोध नहीं करेंगे, जब तक हम उस सत्ताधारी का विरोध अपने विचार के लिए नहीं करें, दर्ज करवाएंगे, चाहे वो छोटे स्तर पर, चाहे वो 1 के स्तर पर, चाहे वो 2 के स्तर पर, चाहे वो 10 के स्तर पर, चाहे वो 20 के स्तर पर। मैं आपको अपना एक्सपेरिमेंट बताता हूं। 2019 के चुनाव के अंदर हम यहाँ पर एक विचार से सहमत नहीं थे सत्ताधारी रूढ़ के साथ, और जो विधानसभा का हरियाणा का चुनाव था तो मैं अकेला जाकर रेवाड़ी के मोती चौक के ऊपर 3 दिन के अनशन पर बैठ गया था, और वो इतना बड़ा परिवर्तन लेके आया कि वो व्यक्ति जो वहां पर उस गलत विचार के साथ खड़ा था, वो व्यक्ति केवल 700 वोटों से हमारी वजह से हार गया। आज पूरी हरियाणा के अंदर ये चर्चा है कि अगर किसी ने हराया है तो इसके विचार ने हराया है। तो हम चाहे बेशक से अकेले हैं, लेकिन हमारे विचार में ताकत है। तो कल हमने ये डिसाइड किया था कि आज की चर्चा का विषय यही रहेगा कि 2 तारीख को हम जो सोनम वांगचुक जैसे महापुरुष की जो आज सत्ताधारी रोड ने दल ने उसकी गिरफ्तारी की है, उसके ऊपर हम एक मत हों, और एक मत होके 2 तारीख को जंतर मंतर पर सभी साथी जिनका मन है इस विचार, अच्छे विचार के लिए, भौतिक सत्ता का विरोध करने का, वो साथी 2 तारीख को जंतर मंतर पर, समय मैं ग्रुप में डाल दूंगा, अभिषेक जी मैं आपको पर्सनली भी डाल दूंगा, आप कृपया सभी के साथ समय साझा कर लीजिए। और उस विचार की विरोध के लिए हमारे को एकजुट होना पड़ेगा, और तभी हमारा विचार रिफ्लेक्ट होगा। हम 15-20 लोग जाके जूम पर मीटिंग कर लेंगे, या किसी एक आदमी को जाके गांव में भेज के चौड़ा गोबर की गणेश की मूर्ति बना देंगे, इनसे विचारों को शक्ति नहीं मिलती। विचार है, अच्छा है, ऐसा नहीं है कि गोबर की गणेश की मूर्ति बना दे के और उनका थोड़ा बहुत व्यापार बढ़ा देने से कोई अच्छाई नहीं होगी, अच्छाई तो होगी, लेकिन जिस वृद्धता से, जिस टेक्नोलॉजी से आज व्यक्ति, पहले क्या था? पहले मसल युद्ध होते थे, जो ज्यादा ताकतवर होता था वो युद्ध जीतता था। फिर क्या हुआ? फिर मैकेनिकल युद्ध हुए। मैकेनिकल युद्ध में जिसके पास ज्यादा तो जिसके पास ज्यादा भाले, जिसके पास ज्यादा हथियार होते थे वो जीतते थे। फिर आया कंप्यूटर का युग, आईटी का युग। आईटी के युग में आया, फिर आज के दिन जो आ गया वो डाटा का युग आ गया। डाटा का भी युग, मतलब हमारे देखते देखते ऐसे चेंज हो रहा है युग। आज डाटा से भी चेंज हो गया, हमारा एआई का युग आ गया, और हमने जब तक एआई सीखने की कोशिश भी नहीं करी है, अभी एआई से भी ऊपर की चीज आ गई, एसआई। लो, तो जितनी जल्दी से इस विचार की हम प्रेजेंस दिखा देंगे मार्केट के अंदर, जितनी जल्दी से इस विचार को हम 140 करोड़ लोगों तक पहुंचाने के किसी भी साधन का इस्तेमाल कर लेंगे, तब हमारा विचार समग्रता के साथ निखर के आएगा, हमारी बात सुनी जाएगी। हो सकता है कभी इस विचार को रखने के लिए प्लेटफॉर्म गलत हो जाए, हो सकता है इस विचार को रखने के लिए कभी हमारी जगह गलत हो जाए, हो सकता है इस विचार को रखने के लिए हमारा कभी समय गलत हो जाए, लेकिन जब तक कोशिश नहीं करेंगे विचार को प्रखरता से रखने के लिए, हर मौके पर, हर प्लेटफॉर्म का फायदा उठाते हुए, तब तक ये विचार ही रह जाएगा जी। मेरा इतना ही निवेदन है कि 2 तारीख को समय बता दिया जाएगा, और उस समय पर हम सभी एक बैनर के तले आके ग्राम स्वराज और इस आपका, मेरे को पर्टिकुलर इस ग्रुप का मेरे को उद्देश्य नहीं पता क्या है, और जन अभियान है संपूर्ण जी, जन अभियान और ग्राम स्वराज को साथ मिलके, और सारे लोग 2 तारीख को जंतर मंतर पर इकट्ठे हों, और एक ही मंत्र रखें उस दिन कि हम इस व्यवस्था के साथ नहीं खड़े, हम इस विचार के साथ नहीं खड़े, जो वांगचुक जैसे आदमी को, जो सत्याग्रही आदमी को, जो ईमानदारी के साथ अपना तन मन धन लगाने वाले आदमी को, जिसने केवल और केवल लद्दाख की आजादी मांगी,
उसको ऐसे जेल में बंद कर दिया जाए। हम इस विचार के साथ नहीं खड़े। फिर हमारा इंट्रोडक्शन भी दें मीडिया में। मैं कोशिश करूंगा कि मीडिया को भी वहां पर बुला लिया जाए ताकि आपके इंट्रोडक्शन के साथ जन अभियान का लोक स्वराज का विचार उसमें जाए और हमारी पहचान बने। पहचान बनेगी तो हमारे फॉलोवर बनेंगे, फॉलोवर बनेंगे फिजिकल फॉलोवर बनेंगे, फिजिकल फॉलोवर बनेंगे तो आपके ये 17-20 लोगों से 200-500 लोग भी बनेंगे। ऐसा मेरा विचार है कि विचार को जब तक फैलाएंगे नहीं, विचार किसी काम का नहीं। थैंक यू। ऐसा कैसे लगता है कि विचार नहीं फैलाया जाएगा? विचार सर बिल्कुल फैलाया जाएगा, और विचार फैले इसीलिए ये सारा प्रयास किया जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि चर्चा का जो विषय है, उस विषय पे जिस दिन की जो चर्चा है उस पे उस दिन वो ही चर्चा होगी। सोनम वांगचुक का जो विषय है इस पे भी बात होगी, इसके लिए अलग फोरम है, वहाँ पे बात होगी और वहाँ पे सभी साथी उसके लिए 2 तारीख का जो तय हुआ है उसमें सभी लोग अपनी भागीदारी करेंगे अपनी अपनी उपलब्धता के अनुसार। आज का जो विषय है, जो सोच है, उसमें समग्रता और अच्छी सोच, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे धार्मिक आध्यात्मिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, इसको कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे सामूहिक हम एक दूसरे की आवाज बने, इस पर किस तरह से काम किया जाए, आ, उसको लेकर है। ये मास अवेयरनेस को लेकर है कि हम कैसे अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर पाए, कैसे अधिक से अधिक लोगों को विचार दे पाए। जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। राजनीतिक जो कमियां हैं, राजनीतिक जो समस्याएं हैं, उनका हल भी राजनीतिक होगा। अगर सोनम वांगचुक की गलत गिरफ्तारी हुई है तो बिल्कुल उसका विरोध होना चाहिए और पुरजोर होना चाहिए, सभी भाग लेंगे। लेकिन साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक समाधान कर लेने भर से सारी व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि ये काफी डीप रूटेड मामला है। यहाँ पे व्यक्ति की सोच, समाज की सोच और अर्थतंत्र की सोच और बहुत सारी सोचें भी साथ ही साथ पल रही हैं और बढ़ रही हैं। तो ये, अगर हम समग्रता की बात करते हैं और एक संपूर्ण क्रांति की बात करते हैं, तो उसमें हमें सभी पहलुओं पर एक समय में काम करने की आवश्यकता है। और इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि सभी कामों के लिए कोई एक ही व्यक्ति उपलब्ध रहे। जिसकी जिस चीज में इंटरेस्ट है, कोई आर्थिक तौर पे इसको एक अभियान के तौर पर लेके बढ़ना चाहता है, वो आर्थिक तौर पे बढ़ेगा और बढ़ रहा है। जो सामाजिक तौर पर इसको लेके बढ़ना चाहता है वो सामाजिक तौर पे बढ़ रहा है। जो राजनीतिक तौर पे लेके बढ़ना चाहता है वो राजनीतिक तौर पे। और जो धार्मिक और आध्यात्मिक तौर पे, कि जिनको मानना है कि हम अंदर जाते हैं और आप भी अंदर झांको तो दोनों एक दूसरे को पा लेंगे, वो उस आध्यात्मिक सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको पोषना चाहते हैं, उसको आगे ले जाना चाहते हैं। तो सभी के तरीके अलग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सभी में काम करना चाहते हैं, सभी में कर रहे हैं, सभी की अपनी समय की उपलब्धता है, अपनी सोच है, उस तरीके से सभी लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ में आचार्य अंतरंग आनंद जी हैं, वो बताएंगे कि ये मास अवेयरनेस के माध्यम से जनता की, आम जनता की सोच और एक समग्र सोच कैसे दी जा सकती है। थोड़ा सा विचार रखें अंतरंग आनंद जी। अंतरंग जी। जी अभिषेक जी, लेट ज्वाइन किया था तो विषय हमको सिर्फ इस पर फोकस करना है। गांव के नेतृत्व से ब्लॉक जो प्लानिंग है हमारा, गांव का ब्लॉक डेवलपमेंट और गांव के विकास, उस पर फोकस करना है। जी जी। लोगों की सोच कैसे बढ़ाई जाए, वो ब्लॉक डेवलपमेंट एक पार्ट है, लेकिन मास अवेयरनेस उसका एक पार्ट है। तो मास अवेयरनेस कैसे, जन जागरूकता कैसे लाई जाए, इसके लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करें। जी अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, सबसे पहला चीज है कि मैं जो हूँ वह तो और मैं बात बोल देता स्वयं। हूँ। आजकल सुनिए, आजकल इंटरनेट स्पैम और इंटरनेट फ्रॉड बहुत बढ़ गए हैं।
तब किसी भी लिंक पे बहुत सोच समझ के क्लिक करना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है। तो उससे पता चल जाएगा कि वो विषय क्या था। तो थोड़ा सा आसानी रहती है। जी जी, अब बोलिए। हाँ, तो जो स्वयं को जानते हुए, मतलब मैं क्या हूँ, उसको हम 5 स्तर पे जो जीते हैं आज समाज में, शरीर में, परिवार में, समाज में और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व में, इस पर कई चर्चा हो चुकी है। तो इस पर जो हमारी शरीर से शुरू करते हैं, तो आज शरीर की का ही देख लीजिए कि शरीर आज इस तरह से मॉडर्नाइजेशन के युग में हम शरीर को स्वस्थ रखना और शुद्ध रखने का काम नहीं जानते। और उसमें जो आज नेगेटिविज्म आ गया है कि दिखावा करना है शरीर को, और जो टीन एज के बाद फिर उसके बाद उसमें है, और फिर उसके बाद कोई भी बीमारी होती है, तो हम लोग अभी जो हमारी जो प्राकृतिक धरोहर है और आयुर्वेद है, उससे हमारा कनेक्टिविटी नहीं है। दूसरा है परिवार। परिवार में हमारा परिवार अगर कहते हैं तो 3 जनरेशन होना चाहिए: पति पत्नी, बच्चे और माता पिता। तो माता पिता बुजुर्ग हो गए और बच्चे चले गए कहीं काम करने, और बच्चे जहाँ बच्चे मतलब अब वो जॉब कर रहे हैं, वहां पर उनके जो बच्चे हैं, यानी जो हमारे माता पिता हैं, उनके पोते पोती, वो लोगों को संस्कृति के साथ कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, और वो लोग मॉडर्न में मोबाइल के माध्यम से जो कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो लोग जमीन से नहीं जुड़ रहे हैं। तो ये एक समस्या है। तो इसीलिए वापस गो बैक टू विलेज का एक सिस्टम लाने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम लोग फिर वापस यह संस्कृति को बचा सकते हैं कि हम लोग वो 3 जनरेशन एक साथ रह सके। शॉर्ट में मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए पूरा लंबा लंबा प्लानिंग है कि परिवार को कैसे बचाया जाए। फिर उसके बाद है, अब इसी परिवार का समूह जो होगा वह समाज बनाएगा। अब समाज जो आज है वह भी प्रकृति से विमुख होकर के समाज बन रहा है, और वह मतलब मानव मानव एक हो, मानव का जाति धर्म एक हो, यह भाव के साथ परिवार समाज नहीं बन रहा है। समाज में आज डिफरेंसेस है, तो कोई बोलता है आज ब्राह्मण समाज है, तो कोई बोलता है हमारा क्षत्रिय समाज है, तो यादव समाज है। तो ये कोई समाज होता है क्या? तो ये इस तरह से मानव का एक समाज हो सके जो संग गच्छध्वम संग वदध्वम संगो मननसी जानताम वाली जो ऋग्वेद की जो बात है, उस पर हम लोग सब एक साथ, ये जो समाज का अर्थ है समानम इजति इति समाजः, तो वह समाज बन सके। और फिर उसके बाद प्रकृति, मनुष्य का प्रकृति के साथ रहना, जहाँ पर शरीर भी प्रकृति के साथ, परिवार भी प्रकृति के साथ, समाज भी प्रकृति के साथ। यह प्रकृति जो पंचमहाभूत की प्रकृति है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, तो यहाँ से ही सब कुछ शुरू होता है। पूरी आयुर्वेद इस प्रकृति पर आधारित है, जो वात पित्त कफ पर हम बात करते हैं, जिस पर हमारे डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी ने काफी बोला है। तो यह बहुत ही अगर हम इस व्यवस्था को समझ लें और उसके अनुसार स्वयं को परिवार, समाज, स्वयं को शरीर, परिवार, समाज और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व में जीने की जो पूरी व्यवस्था के साथ अगर हम लोग व्यवस्था परिवर्तन का प्लानिंग करते हैं, जिसमें हम लोग प्लानिंग शुरू से ब्लॉक लेवल प्लानिंग से और मास अवेयरनेस का जो ये जब डेवलपमेंट है उसके साथ अगर करें, तो हम धीरे 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 इसी आधार पर जो एजुकेशन बेस्ड हो, यानी गुरुकुल शिक्षा पद्धति हो, जो गांव गांव में हम गुरुकुल, घर घर में गुरुकुल, और स्वयं जो माता पिता हैं वह गुरु बन करके घर घर में गुरुकुल, फिर जो हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वह स्वयं गुरु के रूप में काम करें। जो लोग भी आचार्य हैं, पंडित हैं, पुरोहित हैं, वह गुरु के रूप में काम करें। तो इस तरह से इस विचार को हम लोग वापस स्थापित करेंगे तो यह व्यवस्था हो सकती है। और जो आर्थिक विकेंद्रीकरण के द्वारा जो आर्थिक स्वावलंबन के साथ जो काम करना हुआ हो सकता है, तो हम अवश्य लोग आज जो सोच जो विकृत हो रही है उसको हम बदल सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी।
तो ये आपने आध्यात्मिक धार्मिक लेंसेस से इसको बताने का प्रयास किया। इससे पहले संपूर्णानंद जी ने राजनीतिक तरीके से, सामाजिक तरीके से इसको बताने का प्रयास किया था, और हमारे सुभाष नलंगे जी ने आर्थिक तरीके से बताने का प्रयास किया था। अब इसी को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारी जो परंपरा है वो बोलती है एकम सत्या विपरा बहुधा वदंती। मतलब सच तो एक ही है, सभी प्रयास कर रहे हैं, सभी अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं, लेकिन बस तरीके अलग हैं, और उनके बोलने के तरीके भी अलग हैं और करने के तरीके भी अलग हैं, लेकिन उद्देश्य एक है। और उद्देश्य एक है तो इसका मतलब हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जुड़ चुके हैं। और बस अब हम समझ लें एक दूसरे को कि हाँ, हम सब तो एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। और जैसे ही ये समझ बनेगी और एक दूसरे को हम समझेंगे तो हम शायद चीज़ों को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम कुछ अच्छा समाज बना पाएंगे और समाज में वर्तमान की समस्याओं से पार पाते हुए कुछ अच्छा कर पाएंगे। हमारे बीच में और भी बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। एक मिनट में अभिषेक जी, अंतरंग जी, आनंद जी ने बहुत ही अच्छा वक्तव्य रखा, और आध्यात्मिक तल के ऊपर ही इसके अंदर स्थिरता का भाव आ सकता है। ये मैं इनकी बात से बहुत सहमत हूँ। लेकिन आध्यात्मिक तल के ऊपर स्थिरता का भाव आने के लिए हमारा जो बड़े स्केल के ऊपर उस चीज को उतारना हो ना, तो हमारे को आमूल चूल परिवर्तन हमारी शिक्षा व्यवस्था के चाहिए। और शिक्षा व्यवस्था में बार बार यही कहता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था हमारे सत्ताधारियों के पास है। इसलिए हमारे को पहले भौतिक आधार के ऊपर उसको परिवर्तित करना है, और हमारे अच्छे लोगों के हाथ में वो व्यवस्था जानी है। और फिर वो अच्छे व्यवस्था हाथों में जाएगी तो फिर वहां से हम बड़े स्केल के ऊपर आध्यात्मिक स्तर पर उस स्थिरता को उपलब्ध करवाने के लिए बड़ा काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही बात है। आपका जो विश्लेषण है सही है, लेकिन इसका ऐसे भी समझिए कि पनीर तो हम हर रोज खाना चाहते हैं, लेकिन अगर पनीर नहीं होता है तो दूसरी चीज से उसको कंपनसेट किया जाता है। जब तक सत्ता नहीं मिलती है तो सत्ता पाने के लिए प्रयास करना है, लेकिन साथ ही साथ जो छोटे मोटे सुधार जिनमें सत्ता की कोई आवश्यकता नहीं है वो भी करते रहने। आ, ये समय हो चुका है हमारा, आखिरी के कुछ 2-3 मिनट बचे हुए हैं। रियलमी प्रो नाम से आ रहा है, ये रियलमी प्रो शायद योगेंद्र जी यादव जी। जी 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 अभिषेक जी, पता नहीं कुछ इसमें हो गया, ही नेम चेंज नहीं हो रहा कई दिन से। जी जी। बस आपकी मैं तो जी 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 बोलिए योगेंद्र जी। बस मैं तो यही कह रहा था, आज शहीद आजम भगत सिंह जी की जन्मदिन है, और हम तो सुबह से उसी में थोड़ा खो रहे थे, अपने को ढूंढ रहे थे कहीं ना कहीं। हम्म, और क्रांतिकारी इंसान को काफी मैंने मतलब बचपन से पढ़ा, और उससे काफी प्रभावित भी रहे हम। उनको ढूंढते ढूंढते पंजाब भी गए, फिर उनको ढूंढते ढूंढते खड़गपुर भी, बंगाल में भी गए। और वो एक, जो हम कहते हैं कि आदमी, खड़गपुर भी आ जाइए, वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है। जी, आदमी, हाँ, इंसान बोले। का जो जीवन है, समन्वित जीवन कैसे हो, कोहेरेंट लाइफ कैसे हो, एक जीते जागते उदाहरण है। क्योंकि जो वो सोचते थे वो महसूस करते थे, और जो सोचते और महसूस करते थे वही उन्होंने जीवन भर, जितना भी उनको समय मिला, करने की कोशिश की। अपनी फांसी से बचने की बजाय उन्होंने फांसी का फंदा चूमना पसंद किया। तो ये हमारे लिए जीवन में उदाहरण है। लोग सिर्फ क्रांति की बात करते हैं, उनके जीवन को भी गहराई से हमें समझना चाहिए, वहां से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, ऐसा मेरा अनुभव है। और जो संपूर्ण जी ने कहा,
जो आंदोलन के लिए, तो संपूर्ण जी हम तो वो लोग हैं जो जहाँ जुड़ जाते हैं वहाँ हम ये पूछते ही नहीं कि बुलाया किस लिए। अगर आप ये भी कह देते कि 2 तारीख को जंतर मंतर इतने बजे पहुंचना, तो हम तो वहां पहुंच जाते, उसके बाद पूछते आपसे कि किस लिए बुलाया था। सतप्रकाश ने कहा वर्धा आना है, टिकट बनवा लो, मैंने बनवा ली। हमको तो वहां जाके पता लगा कि कोई मीटिंग भी है। हमने सोचा आश्रम में बहुत बार बुलाता रहे कई साल से, तो वहां बुला रहा होगा। इस विषय पे कुछ बात रखनी है, ये जो हाँ, विषय है आज। ये विषय ही है, विचारों का विषय बता रहा हूँ मैं आपको। जी और जी एक दूसरे से जुड़ने का मतलब ग्रुप का मतलब क्या होता है ये समझा रहा हूँ आपको। सिर्फ चर्चा करने के लिए नहीं होता ग्रुप। ग्रुप होता है एक दूसरे से अंदर से जुड़ने का। जिस दिन आप जुड़ गए और ग्रुप की कोई विचारधारा बन गई तो काम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज चाहिए आप 10 साल तक इस ग्रुप को जोड़े रखो, चर्चा करते रहो, सब अपना अपनी बात करते रहेंगे। कोई अपने कोऑपरेटिव में काम ढूंढेगा, कोई अपने किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी में अपना काम ढूंढेगा। और दूसरा, मैं संपूर्णानंद जी ने चर्चा की और अनंत आचार्य जी ने भी की, अनंत रंग जी ने। मेरा एक ये मानना है कि क्योंकि जीवन सब जी रहे हम लोग, जिसके पास जैसा है, फिर यहाँ पे हम क्यों आते हैं? सब लोग 2-2 घंटे चर्चा भी करते हैं, सुबह भी करते हैं, मीटिंगों में भी जाते हैं। तो कोई फ्रूटफुल हमारा आउटपुट होना चाहिए। कहीं ना कहीं तो हमारे पास खालीपन है जिसको हम भरना चाहते हैं एक दूसरे से मिलके। और इसमें बड़ी स्पष्टता होना जरूरी है विचारों में। जब तक विचारों में स्पष्टता नहीं होगी आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ना आप घर के रहोगे, ना घाट के, ना परिवार के रहोगे, ना खुद के रहोगे, ना समाज के रहोगे। ऐसा हमारा अनुभव है, मैंने बहुत लोगों को देखा है इस तरह से। एक कहावत है कि मतलब गुड़ खाना और गंडेरी से परहेज करना। तो आज हम कहें कि व्यवस्था परिवर्तन हम चाहते हैं और हम सत्ता को कोई भी चैलेंज नहीं करना चाहते। सत्ता के बारे में मत बोलो, तो ये वैसी कहावत पे हो जाता है। जब तक हम दोनों स्तर पे काम नहीं करेंगे, आप अपनी विचारधारा से जहां जहां, जैसा अभिषेक जी ने कहा, जो जो चीज संभव है आप करते चले उसको, लेकिन साथ साथ जो जिम्मेवार है। ये मंदिर में केजरीवाल जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए जाते। मंदिर जो है वो मंदिर के लिए है। ये हर प्लेटफॉर्म जो होता है उसका एक उद्देश्य होता है। राजनीति की बात करने के लिए राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, उससे आप जुड़े हुए हैं, वहां पर इस पे और सार्थक चर्चा हो सकती है, विस्तार से हो सकती है। हमने तो ओपन कर अभिषेक जी, दिया। दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो राजनीति से प्रभावित नहीं हो रही हो। गुमराह करने की कोशिश मत करो आप हमारे को। कम से कम हम स्पष्ट, हमें तो रहने दो। मैं तो इसलिए ग्रुप में नहीं आना चाहता आपके। योगेंद्र जी, मैं ये जानते हुए भी फिर भी बोलता हूँ कि जिस नहीं दिन का नहीं, जो बात तो सुनते क्यों नहीं हो आप? नहीं, आपको नहीं, तकलीफ क्या है? आपने तकलीफ संघ की है मीटिंग करनी है, करो आप। फिर इसको कहोगे आरएसएस की मीटिंग है, बीजेपी की मीटिंग है। क्यों कहते हो आप कि हम कि आप क्रांति कह करते हैं? सकते हैं, लोगों को मैं नहीं मूर्ख कह बना रहे हो सकता। आप। गुड़ गोबर ही करना है ये यहाँ पे सिर्फ। आप कह सकते हैं, कोई मैं नहीं बात कह कह रहे हो सकता। तो सुनो, आप योगेंद्र सुनने की जी, हिम्मत आप रखो। किसी बात को बार बार रिपीट करने के लिए यहाँ आते हैं। आपने मुझे मैसेज दिए कि मैं नहीं आऊंगा, फिर भी आ रहे हैं। आपने मुझे तरह तरह की बातें की, मैं सुनता रहा। आप मेरे को देखिए, मैसेज ये भेजना बंद कर दो, मैं व्यक्तिगत ज्वाइन बंद कर दूंगा। धारणाएं हैं, ये व्यक्तिगत धारणाएं हैं, इनसे बाहर निकलिए। व्यक्तिगत धारणा नहीं है, वैचारिक चिंतन है अभिषेक जी। आप वैचारिक पहले भी चिंतन है तो आपकी उसके वजह लिए से ही मैं अपनी वो हुआ था। आप चाहते हो कि आपके विचारों पे मूर्ख बना के लोगों को ले आए, उनको जोड़े। हम उनमें से नहीं है। हम बिल्कुल स्वस्थ हमने चर्चा आपको चाहते क्या हैं। घर से बुलाया क्या? नहीं, स्वस्थ चर्चा हमने तो नहीं चाहते हैं हम बुलाया। ग्रुप में। नहीं, हमने नहीं बुलाया, बिल्कुल। नहीं तो यहाँ कोई और सॉरी। भी नहीं रहेगा, चिंता मत करो आप। 20 पे तो आ गए हो, आगे 10 पर चले जाओगे जहाँ थे। चिंता, अरे डोंट वरी, हम अगर 5 भी रहेंगे तो डोंट भी वरी कुछ नहीं। अभिषेक। आज जंतर मंतर पे नहीं, बेशक अभी माता ने वहाँ हजारों लोग, 10,000 आदमी होंगे। डोंट नहीं, वरी। आप अभी बीस अभी हजार को जोड़िए अभिषेक जी। कोई अभिषेक मैं बात जी, बता नहीं रहा यार, हूँ ना, बीच आप में 20,000 को डिस्टर्ब जोड़िए। कर रहा है। अभिषेक जी, अपना मत थोपो किसी पे, आप कुछ नहीं कर बीस पाओगे। हजार को जोड़िए और 50,000 को जोड़िए, मेरी शुभकामनाएं हैं। नहीं तो अभिषेक विचार जी, क्यों नहीं रख सकते? कोई भी बताओ। हम एक विचार रख रहे विचार हैं कि रखना भाई है, ये लेकिन होना विषय चाहिए। पे रखिए ना। एक विषय है हाँ, आज सर का। पे मैं कह रहा हूँ कि पे अगर आप जो है बोलने ना, का नहीं जो है हो जिस जाइए। चीज से हम प्रभावित मैं हैं आपको म्यूट उस भी पे कर भी काम सकता हूँ। करो ना। नहीं, मैं आपको म्यूट भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरी शराफत है। नहीं नहीं, मैंने म्यूट क्या करेगा? तो मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपको, हाँ, इससे आगे भी कर सकता हूँ। देखिए अभिषेक क्या जी, है, हर
विषय के लिए हर कार्यक्रम का एक विषय होता है, उस विषय पे अपनी बात रखी जाए। अगर आपको लगता है इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए तो हाँ, 2 दिन पहले से सूचित कर दिया जाए तो उस पर चर्चा हो जाएगी। नहीं अभिषेक जी, जी अभिषेक जी, विचार जो आज का विषय है हमारा, जन सोच में व्यापक बदलाव हेतु बृहत बहुस्तरीय जन जागरूकता अभियान, है ना? जी यही है। जी। अब जन सोच में व्यापक बदलाव कैसे आए? जन सोच में व्यापक यहाँ तो बदलाव, एक वो मिनट बात लेट आपने मी। कर दी, सारी चीजें बता दी गई। एक नहीं, कार्यक्रम की बात जो जी जो वो कह रहे थे, आप थोड़ा सा मेरे को समय देंगे तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। जो वो कह रहे थे, जन सोच में व्यापक बदलाव केवल और केवल